हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जुडिशियल रिव्यू का थर्ड वीडियो लेक्चर जो है उस पर बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जहां पर मैंने बताया पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पूरा मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो भी मैं खत्म कर चुका हूँ। आप पार्ट 3 में मैं बताने वाला हूँ कि केस लॉ के बारे में जो है जुडिशियल रिव्यू की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। बच्चों, इस वीडियो को अंत जरूर देखो। मैं इस वीडियो में 9 केस लॉ को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 9 केस लॉ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर लग रहा है आपको बोरिंग है तो चले जाइए अभी तक, ठीक ना। और इसका जो नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, विजडम ऑफ लॉ है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, फ्री में पढ़ो। आप लोग एकदम पूरा खुद से नोट्स बनाओ, एकदम अच्छे से हर वीडियो के लेक्चर का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से इस तरह से आप चैट भी कर सकते हो, पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर चैटिंग ऑप्शन में कर दिया हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई नहीं मिलता है नोट्स वगैरह, मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, से वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके ना, और शेयर कर देना है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं। बस मेरा एक ही डिमांड होता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, ओके ना। चलिए हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे नो केस लो है। ठीक है, नो केस लो में बहुत सारा कुछ अमेंडमेंट सभी डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट कब अब आया था, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ बताएंगे आप लोगों को। और साथ ही ये जो है जिसमें कि इसमें इंपॉर्टेंट केस लो है जो कि हमेशा एग्जाम में आया जाता है। और अभी जो रिसेंट जो हम लोग का अमेंडमेंट हुआ है उस केस लो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और देखिए केस लो का इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफली, क्योंकि अगर केस लो अगर किसी भी आप एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, तो किसी से पूछिएगा कि केस लो जो होता है ना, अगर प्यासा को एक बूंद पानी दे दो तो सोचो कितना इसका महत्व कितना है। तो आपके आंसर राइटिंग में अगर आप केस लो डालते हो, उसमें एक्सप्लेन करते हो, तो डेफिनेटली बच्चा आपका जो है क्या होगा, आंसर जो होगा सबसे बेस्ट होगा। तो आपको केस लो के बारे में पता होना चाहिए। बहुत कोई केस लो पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों होता है कि इग्नोर करते हैं। डेफिनेटली जब शुरू में भी पढ़ रहा था केस लो तो बहुत इग्नोर करता था, लेकिन अब केस लो का इंपोर्टेंस जान गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग केस लो पढ़ते हैं एक एक करके। बोरिंग अगर हो रहे हैं तो बताइए, कमेंट कर दीजिए। बोरिंग लगता है तो पूरा कमेंट, इतना ऐसा एंटरटेनमेंट करेंगे, उसके बाद ऐसा मजा देंगे आप लोगों को, क्योंकि मजा में पढ़ने वाले। अरे कोई बोरिंग नहीं होगा एकदम, क्योंकि मैं आपके साथ में खुद भी एक इंटरेस्टिंग आदमी हूँ। बोरिंग नहीं करूंगा आप लोगों को, एकदम पूरा अच्छे से। तो एक एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा, एकदम कॉमेडी से निकाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम पूरा फनी वे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मजा, क्योंकि हम मजे में पढ़ेंगे, फनी में पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बाबू लोग तैयार हो ना पूरा? बाबू बाबू ईटा पत्थर सोना बुच्चू सब रे, सबको रेडी जाओ, सब कुछ रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहला केस लो के बारे में, ठीक ना। शंकरी प्रसाद एक आदमी है, ठीक है ना। उसका केस लो है, ठीक ना, स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951। तो आजादी के जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका जस्ट एक साल बाद क्या बना, ये केस आया था। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि अमेंडमेंट में कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है समय के साथ बदलते रहता है। समाज में अगर हमें अच्छे से चलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा देश कौन चलाता है, हमारा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। तो समय समय पर जुडिशरी के पास पावर होता है, ठीक है ना। उसके बाद लेजिस्लेटिव की पावर, लेजिस्लेटिव जो विधायक लोग पावर, नेता लोग जो होते हैं उनके पास पावर होता है, जो थोड़ा सा बदलते रहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से कुछ नया कानून लाते हैं, बदलते रहते हैं। तो केस लो बात करते हैं, इस केस लो में क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था। आओ ना जानते हैं उस समय के बारे में। देखो देखो हुआ था, देखो क्या हुआ था कि इन दिस केस, इस केस में हुआ था कि Jamindar challenged the constitutional validity of the First Amendment Act 1951 on the ground that it violates fundamental rights. ठीक ना। तो इस केस में देखिए एक जमींदार जो थे चैलेंज किए थे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज कर दिए गए थे। और किस ग्राउंड पर, वॉयलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो उसका फंडामेंटल राइट्स जो हुआ था, वॉयलेट हुआ था। तो उस ग्राउंड पर उन्होंने क्या किया था, ये क्या कहता है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या चैलेंज किया था, ठीक है ना, कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्या वॉयलेट हुआ है, आपका वॉयलेट हुआ है, मतलब कि उल्लंघन हुआ है। और इस केस में बता दें आपको, ठीक ना, आर्टिकल 31 जो है सब क्लास 2
इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कंटेंट दैट। तो इसमें एक शामिल हुआ था एक चीज, ठीक है, कि देखिए इसमें हुआ था कि आर्टिकल, एक चीज बताया गया था कंटेंटेड दैट, इसमें बताया गया था कि आर्टिकल 31 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें ये, इस केस में, इस अमेंडमेंट में ये भी हुआ था, ठीक है, कि आर्टिकल 31 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि आर्टिकल 31 देखिएगा वो रिमूव कर दिया गया अभी, क्योंकि उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, वो फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, क्योंकि पहले था लेकिन उसको हटाया गया, एकदम खत्म कर दिया गया। रिमूव प्रॉपर्टी, करोड़पति बनोगे हैं, पैसा रखोगे, पूरा गरीब लूटोगे, तो क्या इसीलिए क्या कर दिया सरकार जो है, खत्म कर दिया इसको, ठीक, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो राइट्स खत्म कर दिया। और इसमें ये बोला गया इस केस में आगे, ठीक है ना, द कोर्ट्स हेल्ड दैट एनी अमेंडमेंट मेड, बनता है अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ। तो कोई भी ऐसा कानून बनता है इससे आर्टिकल जो इस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि बोला गया था कि आर्टिकल 36 में कोई भी कानून बनता है तो क्या होता है, वो जो क्या होगा, वो लॉ नहीं होगा, इसमें ये बोला था आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो होता है फर्स्ट अमेंडमेंट जो एक्ट जो था उसको क्या कर दिया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया गया था, ओके ना। अब उसके बाद आगे क्या होता है, इतिहास, अरे हम अभी जानते हो क्या पढ़ रहे हैं, 1951 में क्या हुआ था वो पढ़ रहे हैं सर। तो सोचिए उतना समय के बारे में जानना जरूरी है अभी के समय के, ठीक है ना। देखिए अभी जीना है तो अपने पूर्वज, अपने क्या कहते हैं इतिहास को जानो, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ना है जीवन तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है बाबू लोग, ठीक है। तो आफ्टर दिस केस, इस केस के बाद क्या होता है, ठीक ना, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है फिर आता है। इस केस के बाद फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आता है विच एडेड आर्टिकल 31(2)A। तो उसमें क्या गया था कि आर्टिकल 50, जो फोर्थ अमेंडमेंट जो आया उसमें क्या गया था, उसमें आर्टिकल 31 सब क्लाउज 2A को क्या ऐड कर दिया गया था। उस क्लाउज में क्या बोला गया था, इसमें आर्टिकल 2A में ये बोला गया था कि विच स्टेटेड दैट, ठीक है, अनलेस द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द स्टेट और स्टेट ऑपरेशन। तो जब तक कि वो क्या करते हैं ओनरशिप, जिसका जो मालिकाना जो हक होता है, जब तक उसको वो स्टेट को ट्रांसफर नहीं करेगा या स्टेट कॉर्पोरेशन ट्रांसफर नहीं करेगा, दे देयर वुड बी नॉट कंपनसेशन, तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट, इसमें भी कहा गया था द adequacy of compensation which is to be fixed by law is not जस्टिसेबल। तो इसमें जो है जो फिक्स जो अमाउंट है कंपनसेशन का है वो फिक्स्ड क्या है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, वो जस्टिसेबल है, ठीक है ना, वो जस्टिसेबल है। तो ओके समझ गए। आगे इसी तरह से फिर आगे फिर से देखिए अमेंडमेंट होते रहता है, फिर से अमेंडमेंट हुआ, अब देखो फिर से अमेंडमेंट आता है कि फिर क्या अमेंडमेंट आता है, फेदर मतलब आगे होता है, ठीक ना। आगे 17 अमेंडमेंट एक्ट 1961 फिर अमेंडमेंट करता है, नेता जो नेता लोग जो है ना, फिर अमेंडमेंट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्या अमेंडमेंट किया थोड़ा जान लेते हैं, का ऐड कर दिया विच, ठीक ना, विच वाज गिवन, जो क्या दिया गया इसमें, ठीक है, रिस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पहले का जो देखिए रिस्ट्रोवेक्टिव जो इफेक्ट आने का मतलब पिछले का जो है अतीत में इसमें इफेक्ट आया। देखिए यहाँ पे लाइट चला गया लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा शायद, ठीक ना। अगर मैं छोड़ दूंगा अभी तो दिक्कत होगा, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स एडेड आर्टिकल 31A 2A और 2A, उसके बाद जो है 3 लेस डाउन निर्धारित करता है इसमें इंक्लूड। तो एनी लैंड ऑफ पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर और, ठीक ना, अंटी एक सेकेंड थोड़ा सा मैं लाइट जला लेता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा सा दिख तो रहा होगा, हम थोड़ा सा तो दिखेंगे पहले से बच्चा, ओके ना। ये मेरा हो गया लाइट, दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे, लाइट गया ना फिर भी पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। देखिए इसको एनी लैंड ऑफ पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर और क्या कहते हैं अनसरी, ठीक है, पर्पस ऑफ इंक्लूड जो है वेस्टर्न लैंड और फॉरेस्ट लैंड। तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया था वेस्टर्न लैंड जो बंजर भूमि होता है उसको, और साथ ही वेस्टर्न लैंड को भी इंक्लूड कर दिया गया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया था ठीक है, ये इसका हो गया। इस केस में जो मैं आपको बताया वो खत्म हो चुका है, ठीक है, आप समझ गए इस केस के बारे में। अभी देखिए बहुत सा अभी और केस आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, AIR 1965 का केस है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, 1845। तो इस केस में क्या हुआ था, अब इस केस में भी मजेदार चीज हुआ था, एकदम मजेदार चीज, ठीक ना।
एक एक चीज को रिलेट, आप इस केस लॉ को इससे साथ रिलेट करिएगा, ठीक है ना आप लोग एकदम। इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 वाज पास्ड, ठीक ना, पास हुआ था, उसको क्या करते, उसके वैलिडिटी को क्या करते, चैलेंज करते। देखिए इसमें क्या हुआ था कि ऑनरेबल कोर्ट बाय द रेशियो ऑफ 3-4 रिजेक्टेड द कंटेंट एंड एडॉप्ट रिजेक्टेड। तो इसमें क्या गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पर क्या कर दिया गया था, ये चैलेंज कर दिया गया था वाज। तो 17 जो है 17 अमेंडमेंट एक्ट को ये चैलेंज कर दिया गया था। तो इसमें क्या गया, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि देखिए 17 जो एक्ट जो पहले से यहाँ पे क्या कर दिया गया था, ये भाई पहले से चैलेंज होते, पहले से चैलेंज कर दिया गया था। फिर इस केस में मतलब फिर से एक पिटीशन फाइल होता है, मतलब फिर से चैलेंज, मतलब दो बार एक ही अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एक केस को कितना सुनेगा, अरे जज कितना है हमारे देश में, बहुत कम है, नौकरी देता है सरकार एकदम, नौकरी दो सरकार लोग को, जज को जज संख्या बढ़ाओ तो डील होगा। देखिए यहाँ पे ये बोला इसमें एक डॉक्ट्रिन को अप्लाई कर दिया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ विथ एंड सब्सटेंस। इसके कहने का मतलब कि इसकी देखिए इस डॉक्ट्रिन का कहने का मतलब जो रियल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा आप लोग केस लेके आओ एकदम जो कि रियल है। एक ही चीज को बार बार लाओगे तो ठीक ही बात नहीं है एकदम पूरा, एक बार बार एक ही बात है तुम बोलेंगे समझ में आएगा, एक ही बार बार बोल रहे हैं कि हम बात बोले, बात मान लीजिए एक आदमी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब परेशान हो जाए, मारेगा दो थप्पड़ एकदम हालत खराब हो जाएगा, समझे ना। तो एक ही बार को नहीं बोलना। तो ये किसमें हो गया था कि रियल चीज आपको बोला है, रियल सब्जेक्ट मैटर इज चैलेंज। तो इसमें क्या है, रियल सब्जेक्ट मैटर को आपको चैलेंज करना, इस डॉक्ट्रिन का कहने का मतलब ये है कि आपको रियल सब्जेक्ट मैटर को चैलेंज करना है, नहीं कि जो बन सको चैलेंज कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है ये बोला गया था, द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 गिव्स द पावर टू अमेंड, पावर टू अमेंड आर्टिकल 13(2). तो इसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 68 जो पावर में ये बताया था कि ये पावर है लेजिस्लेचर के पास कि वो अमेंड कर सकता है, ठीक ना। तो इसमें जो क्या हुआ था कि इसमें सपोर्ट किया था इस जजमेंट जो है, ये वाला जो जजमेंट है, ये शंकरी प्रसाद का जजमेंट है, उसको जो है ये सज्जन सिंह वसी स्टेट ऑफ राजस्थान जो केस है उसको क्या कर दिया, सपोर्ट किया गया था कि द जजमेंट मेड इन शंकरी प्रसाद पास्ट वाज अपहेल्ड इज दिस केस। तो अपहेल्ड करने का मतलब कि वो क्या कहता है, सही ठहराया था, ठीक ना। तो वो केस मतलब ये इस केस में जो बोला गया था वो क्या है, वो सही है, इस केस को ये बोला। तो एक ही तो समझ गए बाबू लोग, बच्चों लोग, ईटा पत्थर चांदी हीरा मोती सब समझ गए ना, एकदम कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, पत्थर लोग ईटा मोती जो भी मेरा आप लोग बच्चे लोग हैं एकदम पूरा ईटा, क्या बोलते हैं बच्चे लोग ऐसा, ईटा पत्थर सोना चांदी ईटा मोटी जो भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो, अभी फिर से आ गया हमारे सामने, ठीक है, केस नंबर 3। अब हम लोग केस नंबर 3 पढ़ रहे हैं, अभी और केस पढ़ना है, भागोगा नहीं, अरे बच्चा भागोना नहीं है, पढ़ना है, भागोगे तो कैसे पढ़ोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये IIC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोलता है गोलकनाथ केस, बड़ा सुनते थे हम भी आपने जब हम पढ़ाई करते थे कॉलेज में ना, तो गोलकनाथ क्या करता था टीचर लोग, समझ नहीं आता था, मेरे को एकदम नहीं आता था ऐसा। जब मैंने केस लोग पढ़ा तो मैं जाना इसके बारे में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आपको बताते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। मैं पढ़ा फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब रुको जाना नहीं, मजा आएगा, रुको, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में हुआ था बाबू लोग, क्या हुआ था, द वैलिडिटी ऑफ द 17 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 वाज चैलेंज। अरे भाई साहब, एक ही अमेंडमेंट को क्या कर दिया था, फिर से चैलेंज कर दिया गया था। अब देखो मजेदार चीज, इसमें क्या हुआ था कि 11 जज बैठे हुए थे, समझे ना, इस केस को, बहुत बड़ा चीज फिर चैलेंज हो रहा है। मतलब देखिए एक ही चीज चैलेंज हो रहा है, ठीक ना। challenge was challenged again and was referred to large bench of 11 जज, ठीक ना। उसके बाद कोर्ट बाय द रेशियो, जो रेशियो था इसका 6:5 का रेशियो था, और ओवरलैप करता है अर्ली जजमेंट को, ओवरलैप मतलब दोनों को ओवरलैप कर देता है। ये दोनों जजमेंट है ना, दोनों जजमेंट दिख रहा है ना, ऐसा 1951 का जजमेंट है, ठीक है ना, उसमें आया था, और 1965 का जो जजमेंट है, दोनों को ओवरलैप कर दिया, उससे बड़ा जजमेंट दे दिया, एकदम बड़ा जजमेंट का दिया। अब बात करते हैं, दे रहे हैं, बता रहे हैं, जानना नहीं है कहीं कौन सा। देखिए शंकरी प्रसाद जो केस था उसको ओवरलैप कर दिया, और सज्जन सिंह जो केस था उसको क्या कर दिया, वो ये ओवरलैप कर दिया। एंड हेल्ड दैट, इसमें हेल्ड किया, ठीक ना, कि हेल्ड दैट द वर्ड लो
law in Article 13 includes constitutional amendment made under Article 365. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया था, ये लो वर्ड को क्या इंक्लूड कर दिया गया था। और इस केस में एक जज जो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता रहे हैं ना, एकदम डरना नहीं है। अरे थोड़ा चिल्ला देते हैं तो डरना नहीं, बच्चे लोग भागना नहीं है, मेरे बच्चों लोग ईटा पसा चांदी सोना मोती रे, भागना नहीं है आप लोग, समझे ना एकदम। ठीक है, अगर डर गए तो सॉरी सॉरी से डरना नहीं बच्चों। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सीजीआई, ठीक ना। सीजीआई जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई का फुल फॉर्म बता देते हैं। चलो ऐसा बाद में बोलोगे सीजीआई सीजीआई बोल रहा था, कौन आदमी है? तो सीजीआई मतलब ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ऐसा सुब्बा रॉय, जो सुब्बा रॉय जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, सुन लो ऐसा, ठीक ना। स्पीकिंग फॉर 5 जज हेल्ड दैट, ठीक ना, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स ओनली फॉर द प्रोसीजर एंड नॉट पावर टू अमेंड। ये बड़ा बात बोल दिया, ये तो एकदम आर्टिकल 65 जो है इसमें ये बोला जाता है कि ये प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट करने का, ये पावर नहीं देता है, पावर नहीं, नॉट पावर टू अमेंड का। इसीलिए मैं क्या कर दिया, कलर कर दिया था इस पॉइंट को। देखो मैं कलर कर देता हूँ, अच्छा आदमी हूँ ना, एकदम कलर करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज को मैं कलर कर देता हूँ बाबू लोग, एकदम एकदम कलर कर देता हूँ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और इसमें और पावर की जो बात करता है तो देखिए ये तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर तो बता दिए, प्रोसीजर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे फाइल करना है, ठीक है, प्रोसीजर बताया। लेकिन पावर कहाँ पे दिया गया है, तो पावर जो है ना आर्टिकल जो है 48 टू 48 में रजिस्ट्री रेडी रेसिडोरी पावर जो है दिया गया है, ठीक ना। तो पावर इसमें दिया गया है, ठीक है, समझ गए, समझ गए बाबू लोग। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट हम लोग। आफ्टर दिस लैंडमार्क जजमेंट, ठीक ना, ये लैंडमार्क जजमेंट ये जो हुआ उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, उसमें क्या हुआ जानो, ठीक ना। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 1970, अभी 2022 चल रहा है, 1971 के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद कम टू न्यूरलाइज कम टू न्यूरलाइज द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस। तो इसमें क्या हुआ, जो गोलकनाथ जो केस में इफेक्ट में आया, ठीक ना, न्यूरलाइज उसको क्या कर देगा, न्यूरलाइज करने का मतलब जो होता है उसको क्या कर दिया गया, उसको मतलब बेशक का विफल कर दिया गया, ओके ना। किसमें, गोलकनाथ केस में जो 2 केस था उसको क्या कर देगा, उसको विफल कर देगा सबको, ठीक ना। उस पर इट्स गिव्स अस, तो हमें ये देता है, इस जो अमेंडमेंट जो है इसमें क्या हमें दिया, इसमें दिया हमें ये कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 में दिया ऐसा, उससे उसमें आर्टिकल 13 का सब क्लॉज जो है ये क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, उसमें उसमें ये बोला जाता है कि विच से दैट एनी, ठीक है ना, विच से दैट एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो अगर जो है इसमें ये बोला गया है कि जो आप लोग देखिएगा जब भी आप बेयर एक्ट खोलिए कभी भी बच्चों, ठीक ना, तो आर्टिकल जो है 13 का सब क्लॉज 4 में देखिएगा ये बात लिखा होगा यहाँ पर कि अमेंडमेंट मेड बनता, अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो ये जो है अंडर आर्टिकल 13 में क्या है, क्या है अमेंडमेंट के बारे में, जो नॉट अ लॉ अमेंड आर्टिकल 36 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 की बारे में बात करता है, ठीक है ना। ओके अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें तो इसमें जो है देखिए आर्टिकल 36 जो है इसमें देखिए आर्टिकल 36 टू पावर टू पार्लियामेंट एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बेसिकली जो होता है इट ऑल्सो चेंज द मार्जिनल नोट्स। तो मार्जिनल नोट्स जो है इसमें, जो मार्जिनल नोट्स क्या है, मार्जिनल नोट्स की जो आर्टिकल 368 जो है बाबू लोग, उसमें क्या कर देगा, पार्लियामेंट संसद के पास पावर है, क्या कर सकता है, वो अमेंड कर सकता है। तो प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, अमेंड वो कर सकता है, ठीक ना, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक छोटा सा चीज एकदम एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम भागना मत एकदम बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए सन, उसके बाद क्या होगा कि सन जो सुन 25 तुरंत ही जल्दी में, ठीक ना। उसका जैसे कि 24 अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद तुरंत ही एक अमेंडमेंट हुआ, वो जो हुआ 71 में ही हुआ था। देखिए इसके ईयर देखिए, इसका जो ईयर है 71 में, और दूसरी तरह से इसका भी ईयर है 71। तो ठीक है, तो तुरंत ही 25 अमेंडमेंट जो है हुआ, ठीक ना। सुन द 25 अमेंडमेंट ऑफ द 1971 कम विच चेंज द वर्ड कंपनसेशन।
तो कंपनसेशन जो वर्ड है उसको चेंज कर दिया गया ऐसा, ठीक है। उसके बाद इन दिस इन आर्टिकल 31(2), ठीक है, 31 सब क्लास 2 टू अमाउंट टू रिमूव द ऑब्लिगेशन, क्या कहता है, टू रिमूव द ऑब्लिगेशन दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट जो है गाँव कंपनसेशन करने के लिए क्या करता है, वो बाउंड होता है, उसका ये ऑब्लिगेशन है, उसका दायित्व है, ठीक है। इसी तरह से जो है लास्ट इसका इस पॉइंट को भी खत्म कर देते हैं। इट एडेड आर्टिकल 31C टू दी कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेटेड दैट आर्टिकल 14, 19, 31 वुड नॉट अप्लाई। तो ये होगा अप्लाई नहीं होगा, डोंट अप्लाई अ लॉ इनएक्ट, किस पर अप्लाई नहीं होगा, इफेक्चुअल पॉलिसी पर अप्लाई नहीं होगा। अंडरलाइंग जो आर्टिकल जो है डीएसपी जो डीपीएसपी का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो है आर्टिकल 39 क्या है, डी पर, ठीक है ना, सॉरी डी नहीं बी है बाबू लोग, ठीक है ना, सॉरी गलती से बोल दिए, गलती होता है, इंसान से होता है, बोल दिए, ठीक है ना, उसकी तरफ से सी हो गया, ओके ना। अब ये हम लोग 2-3 केस लोग खत्म कर दिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट केस लोग पढ़ने वाले हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में जानेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जब से जब लॉ में पढ़ा हुआ था ना, जब मैं पढ़ रहा था कानून, जब लॉ कॉलेज में था ना, देखिएगा उस समय पढ़ रहा था, समझ नहीं आता क्या केशवानंद भारती भारती ये सब है, केस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बड़ा खचखच लग रहा था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थे बाबू लोग, इसमें बहुत लैंडमार्क जजमेंट थे इसके, ये सब हमें बचा रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये जो है ये पढ़ रहे हैं तो ये हमारे काम का नहीं, डेफिनेटली आपके काम का। अरे यूपीएससी निकालो, जीपीएससी निकाल, ठीक है, यूपीएससी हो गया आपका, ये जुडिशरी का एग्जाम हो गया, ये सब, उसके बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एलएलएम हो गया, एलएलबी का हो गया, सब में पूछता है, डेफिनेटली केस लो आएगा एकदम। अब इस केस लो में क्या बोला गया था, देखिए इसमें हुआ क्या, 24th अमेंडमेंट एंड 25 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1971 वाज चेंज। तो इसमें जो है तुरंत जो अमेंडमेंट अभी हुआ था बाबू लोग, जो हुआ था 24th अमेंडमेंट एंड 25 अमेंडमेंट, उसको क्या कर दिया था, वाज चेंज हो गया था। उसमें जो 13 जज जो है बैठे हुए थे इस केस को देखने के लिए, 13 जज जो इसमें बैठे हुए थे, वाज कॉन्स्टिट्यूट। तो इसमें 13 जो थे, जिसका रेशियो था 7:6 था, हेल्ड तक। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, क्या बोला गया था, बता रहे हैं ना, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं एकदम, ठीक है। तो व्हाट टू अमेंड, सॉरी, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी फाउंड इन आर्टिकल 368। तो इसमें ये इस केस में ये बोला गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट करने का जब पावर जो है, ठीक ना, वो आर्टिकल 368 में है, समझ गए ना। उसके बाद इट इज फाउंड इन आर्टिकल 368 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज हार्ड टू बी बिलीव, ठीक, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट इट्स लाई इन रेजिस्ट्री पावर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो बात करता है इस पॉइंट में देखिए, ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है, ओके ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए पार्लियामेंट जो है, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको, पार्लियामेंट कान डिस्ट्रॉय अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट जो संसद है, जो संसद में जो नेता रहते हैं, चाहे पार्लियामेंट जो होता है 3 भाग से मिलकर बना होता है, ठीक ना, 3 भाग इसका हो गया। पहला हो जाता है प्रेसिडेंट, ठीक ना, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो इनके पास क्या है, ये पावर नहीं है बच्चा लोग कि क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, वो क्या कर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा पापा है सबका, क्योंकि समझे ना, उसी से देश चलता, कोई भी देश चलता है तो कैसे चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हमारा देश जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। कोई बड़ा नहीं है, नेता ना मंत्री ना कोई जज ना कोई आईएएस ना पुलिस, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इस केस में जो है जज साहब जो थे, सीजीआई बता दिए ना, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सुक्री, ठीक है, सुक्री गिव्स द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू नॉट एक्सहाउसिव, ठीक ना। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था ये जज साहब जो थे, ठीक ना, सीजीआई जो थे, ठीक ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में लिस्ट किए, जो लिस्ट है उसके बारे में बताया था कि मतलब कि
कौन कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो बदला नहीं जाएगा। वो क्या क्या है, अरे जान लो ना। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सबसे बड़ा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। उसका सेक्युलर कल्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्युलर कल्चर ये बदलाया नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सबके बीच में डिवाइड है, ठीक ना। नेता अलग काम करेगा, पुलिस अलग काम करेगा, उसके बाद वो जज अलग काम करेगा, सबके अंदर पावर अलग अलग डिवाइडेड है। सबके पास एक बड़ा पावर नहीं, सबका पावर क्या है, डिवाइड है, ठीक ना। फेडरल, इसका भी पावर क्या है, दो गवर्नमेंट है फेडरल का, ठीक ना, एक स्टेट एक नेशनल। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके ना। कोर्ट ऑल्सो हेल्ड कंपनसेशन कांट बी रिप्लेस विथ अमाउंट, तो कोर्ट इसने ये भी इस केस में कोर्ट में ये भी बोला गया था कंपनसेशन जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाएगा किसी का अमाउंट में, ठीक है। तो बच्चों समझ गए ना कि इस केशवानंद भारती में क्या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। केशवानंद भारती केस खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं ना एकदम, चलो चलो आगे बढ़ते हैं एकदम पूरा, आगे बढ़ते हैं एकदम पूरा, ठीक है। उसके बाद नेहरू, सॉरी इंदिरा नेहरू, ठीक। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज राज नारायण, ठीक ना। ये आया 1975 का केस है, 1975 का केस है। इस समय तो पैदा भी नहीं हुए थे हम, ना पैदा हुए थे, हम भी नहीं पैदा हुए थे, मैं पैदा नहीं हुआ था। क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इन दिस केस, इसमें सिंपल सा बात है, इस केस में एकदम आराम से इस केस में ये बोला गया था, सिंपल बता दे रहा हूँ एक लाइन में कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो अगर इलेक्शन कभी भी होता है स्पीकर का, चाहे राज्यसभा का होता है, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर होता है, और पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो होता है, उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक ना। वो चैलेंज नहीं कर सकता, वाज चैलेंज, ठीक। तो ये जो है इस केस में जो होता है, ये बोला गया था कि इसमें चैलेंज नहीं किया जाए, डिक्लेयर। अगर वो चैलेंज होता है तो इसमें बोला गया था कि इट वाज क्या होगा, इट वाज स्टॉक डाउन, तो इसमें क्या, इसको मार दिया गया था। इस केस में चैलेंज के, इस केस में जो होता है चैलेंज कर दिया गया था, ठीक है ना। किसको, 39 अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट एक्ट में वाज फोर्थ क्लाउज फोर्थ जो था उसका, 39 अमेंडमेंट का जो था क्लाउज फोर्थ था, जो वाज चैलेंज कर दिया गया था, ठीक ना। वो क्या चैलेंज कर दिया गया था कि स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है उसके इलेक्शन के बारे में ऐसा, तो इसमें बोला गया था स्ट्रोक डाउन इन द केस एंड द कोर्ट डिक्लेयर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हो किस चीज का, इलेक्शन का, ठीक है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर का, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अरे बाप रे बाप, थक गए बाबा, अब आगे पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, थकना नहीं है, आगे पढ़ना है, फिर से पढ़ना, फिर नहीं पढ़ना है। अरे बच्चे थक क्यों रहे हो, अरे पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लो जो है, ठीक है। मिनरल मिनरवल, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता था, ठीक है ना, ठीक है। बोल लेते हैं मिनरवा, ठीक ना। मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 19 1980 का केस है, ठीक ना। इस केस में ये हुआ था कि जब जानिए ऐसा, और उसके बाद इस केस में हुआ था 1980 का केस है, हाँ पता पैदा हुआ था अपना, नहीं ना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी के बारे में बात करता है, जुडिशियल रिव्यू। जब कब से पढ़ा रहा है आप लोग, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस केस में ये बोला गया था बेसिकली कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक ना। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन along with the balance between फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये हमारे जुडिशियल रिव्यू जो है बाबू, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्या करता है, ये बैलेंस रखता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, ठीक ना। वो हो गया एलोंग विथ क्या, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। बच्चों खत्म कर दिए ना इसको, अब आगे बढ़ते हैं, इस केस में अब हम लोग का केस खत्म ही होने वाला है, ठीक ना। बस 3 केस बाकी है, 3 केस खत्म करेंगे फटाफट एकदम पूरा, ठीक ना। IR चिल्हो, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये IR 2008। अब आ रहा है 2008 का केस है, ठीक ना। इस समय तो पैदा हम हो गए थे पैदा, एकदम हो गए थे, अभी पैदा हो होंगे, ठीक ना। ठीक है, 2008 का केस है। इसमें अब बात करते हैं, इन दिस के द कोर्ट हेल्ड दैट एनी एक्ट इंसर्ट, एनी एक्ट कोई भी जो अकाउंट उसमें शामिल किया जाएगा, जो गठन हो, एनी एक्ट इन शेड्यूल 9 कैन बी जुडिशियल। उसके बाद एक सेकेंड में बोलो, एक सेकेंड, अभी मैं एक सेकेंड, जाना नहीं है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा
अरे आजा भाई, मेरे भाई आजा 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 आजा। देखिए ये जो केस जो है काफी इंपॉर्टेंट केस वगैरह है, ठीक ना। स्क्रूटनाइज, देखिए स्क्रूटनाइज, अरे बड़ा एकदम दिक्कत होता है कभी इसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो एकदम प्रोनाउंसिएशन होगा थोड़ा दिक्कत होता है। स्क्रूटनाइज तो इसका होता है स्क्रूटनाइज जो है, बट ओनली दोस इनएक्टमेंट विच आर इंसर्ट आफ्टर 24th अप्रैल 1973। तो इस केस में जो हुआ था सर, शेड्यूल 9 में जो है इसको इंसर्ट कर दिया गया था, जो है जुडिशियल जुडिशरी का जो है जुडिशरी का जो जो सॉरी सॉरी इस केस में जो हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू का जो है इसको आर्टिकल 9 में जो कुछ भी अगर होता है, इस एक्ट कोई भी होता है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। ओके ठीक है, इनएक्टमेंट विच आर इंसर्ट 24 अप्रैल को। ओके चलिए ये केस लोग खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये सब केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है, लेकिन अभी जो केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहे, ध्यान दीजिएगा ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ओके ना, तो ये 1950 का केस है, 1950 का, ठीक है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक ना, AIR 1950, उस केस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। करनिया उसका सीजी अपॉइंटेड आउट द आउट दैट इट वाज ओनली बाय वे ऑफ abounded caution that the framer of our constitution insert the specific provision in article 30, ठीक ना। तो अभी जो जुडिशियल रिव्यू को जो है इसमें स्पेशल जो है आर्टिकल 13 में इसको क्या कर शामिल कर दिया गया था, ठीक ना। जुडिशियल रिव्यू जो है स्पेशली जो स्पेसिफिक प्रोविजन है इसमें ये शामिल कर दिया, और जो हमारा इंडिया जो फ्रेमर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हुए थे, तो स्पेस जुडिशियल रिव्यू को किसमें शामिल कर दिया गया था, आर्टिकल 13 में शामिल कर दिया गया था। ही ऑब्जर्व, इसमें इस केस में जो है जो करनिया जो है जज साहब जो है क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम constitution that is supreme and that a statutory law is to be void valid। तो इसमें ये इस केस में ये होता है बाबू लोग कि देखिए सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम हुआ था, सुप्रीम है, और स्टैट्यूटरीज जो है लो जो है वैलिड है, लो है सर, ठीक ना। इट मस्ट बी इन ऑल कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड whether any enactment is constitutional और नॉट। देखिए बेसिकली इस केस में डिसाइड हुआ था कि अगर कोई भी इनएक्टमेंट होता है, कोई भी कानून आता है, तो जुडिशरी के पास एक पावर है डिसाइड करने का कि वो जो इनएक्टमेंट जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो यस और नॉट। तो ये किसका पावर इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करके बात करेंगे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो सही है या गलत है। ये जुडिशियल रिव्यू में आप जुडिशियल रिव्यू का पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट लोग क्या जो जज होते हैं वो पता करते हैं, कोर्ट पता करते हैं कि और उसके पास पावर है कि अगर उनको लगेगा ये जो है प्रोविजन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, अगर वैलिड है तो वैलिड कर सकते हैं, तो उनके पास पावर है, ठीक है। आप सबसे लास्ट जो है ये सबसे लास्ट केस अभी पढ़िएगा, सबसे लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है सर, 2017 का केस है, रिसेंट केस है, अभी हमारा 2022 चल रहा है, ये 5 साल का जो केस है ये है, ठीक ना। तो रिसेंट अमेंडमेंट जो रिसेंट केस लो इसमें है, ठीक है। तो ये बिनुया विस्वाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017 का केस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 2967, ठीक है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसमें, हेल्ड करता है, ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट और ठीक ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज इट्स पावर of judicial review can declare law passed by the parliament or the state legislature as invalid or not only two ground। तो यहाँ पे देखिए इस केस में ये बोला गया था बाबू लोग कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर को, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कोर्ट डिक्लेयर हो गया था, तो उनके पास ये पावर है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कानून बनता है, जब पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो जैसा कानून बनाता है, तो 2 ग्राउंड में
जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड कर सकते हैं। ओके ना, वो दो ग्राउंड कौन सा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राउंड है बाबू लोग, सोना ईटा पत्थर चांदी हीरा मोती, सुनो रे, ठीक है, इट इज नॉट विद इन दी competence with legislature which passed the law and passed the law, ठीक है ना। तो दी कंपनसेशन मतलब कहने का मतलब कि उनका जो है, जिनको जितना क्षमता है, जिनका वो, मान लीजिए उनको लोग एक एरिया बनाते हैं, ठीक ना, ये देखिए एक गोल है। तो ये जो नेता लोग जो हैं, जो हमारा लेजिस्लेचर जो उनके पास है पावर, कानून बनाने का जो पावर है, इसी एरिया तक बनाइए, आपको यही एरिया दिया गया है, इसी के अंदर बनाना है आपको। लेकिन अगर आप ये बियॉन्ड जाकर के कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं, ठीक है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है, तो अगर बियॉन्ड जाकर के अपने पावर का ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सर, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं कि आप अपने पावर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते। आपको जितना पावर दिया गया उतना ही करो, आपका जितना क्षमता है, कॉम्पिटेंस है, तो वो उतना करो। तो विच जो है लेजिस्लेचर जो है, नेता लोग उतना काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना, जो हमारे, ओके समझ गए। ओके, पहला कंडीशन ये है, ठीक है ना, जो आपका जो लिमिट है, जो क्षमता है, आप विदिन द कॉम्पिटेंस, अपनी मतलब विदिन कॉम्पिटेंस करने मतलब अपनी क्षमता में रहकर काम करिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करता है कि इट इज इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स situated situated in part 3 चमक रहा था लाइट, सॉरी, ठीक है ना, part 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर राइट्स प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में ये बोलता है बच्चा कि अगर कोई भी कंट्रावेंशन करता है, किसी तरह का उल्लंघन करता है, क्या चीज को, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसके पार्ट 3 को, ठीक है ना, अदर ग्राउंड्स जो होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो अदर ग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को क्या करता है, ये वॉयलेट करता है, तो क्या कर सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू जो है उसका इस पावर का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को वॉइड कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब, और नो अदर ग्राउंड इज अवेलेबल टू इनवैलिडेट एनी पीस ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसके बाद सिर्फ 2 ग्राउंड है, जिस 2 ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट हो सकता है, वो कोर्ट जो है क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर का इस्तेमाल करके उसको, उस एक्ट को, उस कानून को, ठीक ना, उस प्रोविजन को क्या कर सकते हैं, नया कानून को वो वॉइड कर सकते हैं, उसको गलत साबित, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, ठीक ना, कि आप लोग गलत कानून बनाए हो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको आपको मान्यता नहीं देता है, ठीक ना। लॉ कांट बी इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड, ठीक ना, ऑन द a law can't be invalid on the ground that the legislature did not apply its mind, ठीक ना, तो अपना माइंड को अप्लाई नहीं करता, ठीक है। इट वाज प्रमोट्स सम एंड इम्प्रूव मोटिव एंड इट वाज आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल। ये प्रमोट करता है किस चीज को, देखिए ये जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रमोट करता है आर्बिट्ररी, मतलब एक पक्षी चीज को प्रमोट वो नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो है उसके बाद अनरीजनेबल चीज को, ठीक है, तो ये प्रमोट सबको नहीं करता है, तो इसे फेयर, इसमें फेयर लाता है, ठीक है ना। इसका मोटिव है कि ये पर उसको फेयर करना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अब बच्चे लोग हम लोग पढ़ लिए, पूरा हमें खत्म कर दिया, पूरा जो है 9 केस लो जो थे उसको मैं क्या कर खत्म कर दिया। तो बच्चों लोग देखा लाइन भी चला गया, लेकिन फिर मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, ठीक है। तुम कॉन्फ्यूज आज जो भी बच्चे, अगर आप पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखे होंगे, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, तो बोरिंग भी लगा होगा। अगर बोरिंग लगा होगा तो सॉरी बच्चों, तो सॉरी बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इंटरटेन करने का आपको, और इंटरटेन करके ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, आप हम लोग बहुत सारे वीडियो और अपलोड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर, बहुत जितना भी लोग पेपर है सब पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू लोग आप लोग का, ठीक ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ, ठीक ना, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है, बाय बाय।